समझो आपको कैसा लग रहा है, भेज जाएगी। अब रिडक्शन में कहते हैं कि एडिशन या तो हाइड्रोजन का हो रहा हो या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो। या फिर रिमूवल हो ऑक्सीजन का, हाँ जी, या फिर रिमूवल हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। ये चारों पॉइंट रिडक्शन के लिए क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर दिए गए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझाया जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Losing of electron is oxidation, और रिडक्शन में कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो जाए। गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो लिखते हैं लियोजर। लियोजर का मतलब हो गया लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का शॉर्टकट हो गया लियोजर, गैनिंग, लूजिंग। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में -3, -2, -1, 0, +1, भरत जैन जो कि हमारे 3, +4 बीच में अभी नहीं रहे। आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक इस डायरेक्शन में चले, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक भारत के सबसे ज्यादा अमीर भिखारियों में से एक डायरेक्शन में चलते हैं तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब 0 से +1 में चले गए, 0 से +2 में चले गए, सोडियम 0 से इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन गया, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 बन गया। या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो जाए, आयरन +2 से +3 में चला गया, पॉजिटिव में इंक्रीज हो गया। माइनस से 0 में आ जाए, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में चला गया। या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो जाए, माइनस में डिक्रीज हो जाए, माइनस से 0 में आ जाए, 0 से प्लस में चले जाए, या प्लस से इंक्रीज हो जाए। किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक इस तरफ जाने का काम है ऑक्सीडेशन। और इसका रिवर्स, आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक इस डायरेक्शन में चलें, पॉजिटिव में डिक्रीज हो जाए, पॉजिटिव से 0 में आ जाए, 0 से माइनस में चले जाए, माइनस में इंक्रीज हो जाए, तो ये रिडक्शन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन की लूजिंग ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव का, ऑक्सीडेशन रिवर्स हो रहा है तो रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए हमने एक ये एग्जाम्पल बहुत सी बार डिस्कस किया हुआ है कि हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट का
एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक मेटल का रॉड रखा, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? जिंक डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक +2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर की फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर +2 का हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हैं। जब तक कोई लूज नहीं करेगा गेन नहीं कर सकता, जब तक कोई गेन करने वाला नहीं होगा तब तक वो लूज भी नहीं करेगा। बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हैं। इसका मतलब जब कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी जिंक लूज करेगा। तो जिंक ने क्या किया? जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 को रिड्यूस करने में हेल्प किया। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, वो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस तरफ देखा जाए तो कॉपर +2 ने उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके डार्ट पे मारो। होने में हेल्प किया। हाँ इसलिए कॉपर सड़ैली। यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे घर जा रही है वैसे। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ तेरा पौधा बो दिया हमने घेल की जो। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पहचान लिया। ये कैसे पता चलेगा कि कोई किस तरीके से एक्ट करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे या रिड्यूसिंग एजेंट की अरे तरह? निकल जाओ यहाँ से दोनों, शर्म ना आती बोलते रहोगे यहाँ खड़े खड़े। एक कपड़े लेके जाए नहीं जाता, यहाँ क्लास चल रही है। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या गेन करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसकी एक रेंज की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया जिंक रेंज ऑफ स्टेट। अब जरा समझना क्या कहना चाह रहे हैं इस केस में। मैंने ग्रुप फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड भी लिख लेते हैं। लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर गेट लगा लो, जो मैं आ रहा हूँ। ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है। यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप हो गए। ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या होता है भाई? 50 मिलियन। NS1 NS2। अगर 13 से लेके 18 तक देखें तो ये होता है NS2 NP1, NS2 NP2, NP3,
NP4 NP5 NP6। अब देखिए ग्रुप 1 और 2 में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि ऐसा करने पर क्या हो जाता है, नॉबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेता है। तो ग्रुप 1 को कहते हैं ऑलवेज +1। ग्रुप 2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया ऑलवेज +2। ये तो हो गया फिक्स। अब हम थ्योरेटिकल ये सोचें कि जितने इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करें ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, तो ग्रुप नंबर 13 में वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3। तो ये +3 शो करेगा। 14 में +4 +5 +6 +7 +8। Hand of my friend $50,000 worth. +7 +8 तक पहुंच जाएगा। I wonder what Chandler's hiding. अब अगर मान लो उसको गेन करवाएं तो कैपेसिटी कितनी है? T में 6 की होती है, अभी इसमें 1 है, कितने और गेन कर सकता है? 5। तो ये -5 जा सकता है, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0। तो अब यहाँ पर ये जो आपको रेंज मिली ग्रुप 13 के लिए +3 से -5, एक थियोरेटिकल रेंज है, इतना शो कर सकता है। करेगा ही नहीं करेगा वो अलग बात है, कर सकता है। 14 के लिए +4 से -4, +5 से -3, +6 से -2, +7 से -1 और +8 से 0 तक। तो ये जो अभी हमने देखा ये एक थियोरेटिकल रेंज है, इतने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है। कैपेबिलिटी करे ना करे वो अलग चीज है। अब ये पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे काम करेगा। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे और उनमें से पूछा कि जो लिखे हुए उनमें से कौन से ऑक्सीडाइजिंग है, कौन से रिड्यूसिंग है, कौन से बोथ है, कौन से नन है ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। इस तरीके से बाइफरकेट करना है। तो पहले मैंने लिखा KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 H2SO4 H3PO4 HClO4। अब ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर लिखने के बाद ये पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कौन से रिड्यूसिंग है, ये पहचानना है। तो बताओ HClO4 को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग या बोथ या नन? H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, नन, बोथ? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, H2SO4 क्या काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, नन, बोथ? तो देखो इसके लिए तरीका क्या, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, इन कंपाउंड में आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो चेक करो। बताओ KMnO4 में मैग्नीज कितना है? तो आपने कहा +7। K2Cr2O7 में क्रोमियम +6, यहाँ पर नाइट्रोजन +5, यहाँ पर सल्फर
+5, यहाँ पर क्लोरीन। अब जरा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो अभी हमने डिस्कस किया उससे मैच करके देखो। मैं उस तरफ से शुरू करता हूं, क्लोरीन से। देखिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में NH2NP5 से 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, 7 लूज कर दिए उसने, +7 पहुंच गया। जितने थे सब लूज कर दिए, अब कुछ बचा ही नहीं लूज करने के लिए। तो अभी ये अपनी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +7 में। अब देखिए फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस NH2NP3 5 लूज कर सकता था, सारे लूज कर दिए। सल्फर NH2NP4 6 लूज कर सकता था, सारे लूज कर दिए। नाइट्रोजन +5 लूज कर सकता था, सारे लूज कर दिए। क्रोमियम के पास हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, CD5 4s1। मैग्नीज के पास 7 थे। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स अपनी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं। जितने लूज करने थे लूज कर दिए, अब लूज करने के लिए कोई स्कोप नहीं बचा। अब ये क्या करेंगे, केवल गेन करेंगे, लूज तो कर नहीं सकते। अब अगर ये गेन करेंगे तो इसका खुद का क्या होगा, खुद का रिडक्शन होगा, तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्योंकि हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा हाई टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, रिडक्शन हो, और दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करेंगे। दैट्स व्हाई ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अब हमने क्या कहा, अब हमने ये कहा कि अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो, कंपाउंड में एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर वो प्रेजेंट है, तो वो कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ एग्जाम्पल और लिखे, मैंने लिखा H2S, NH3, PH3, HI। अब इनमें देखें तो ये सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयोडीन। सल्फर -2, नाइट्रोजन -3, फास्फोरस -3, आयोडीन -1, ये सभी अपनी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं। जितने उनको गेन करने से कर ली, अब गेन नहीं करेंगे। ये सभी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जितने गेन करने से कर लिए, अब गेन नहीं करेंगे। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि लूज करें। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को बहुत अच्छे से ये रिड्यूस करेंगे। इसलिए सभी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब हमने कहा भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HNO2, HClO3। अब इनमें देखो तो ऑक्सीजन -1 में है, सल्फर +4 में है, नाइट्रोजन +3 में है, क्लोरीन +5 में है। अब ऑक्सीजन -1 से -2 में जा सकता है, गेन भी कर सकता है, -1 से 0 में जा सकता है, लूज भी कर सकता है। सल्फर +4 से +6 में जा सकता है, -2 में जा सकता है, गेन लूज दोनों करने की कैपेसिटी है। नाइट्रोजन +3 से +5, +3 से -3। तो ये सभी एलिमेंट क्या है, अभी अपनी
इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। You're clear? इट कैन एक्ट एज बोथ। Wait, it's just a giant version ये of ऑक्सीडाइजिंग भी बन सकते हैं, रिड्यूसिंग भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है सामने वाला क्या है, selling in partnership with YouTube. जिससे इसकी रिएक्शन हो रही है। Finding people, so I'm gonna let you अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूसिंग बन जाएंगे, और सामने वाला रिड्यूसिंग है तो क्या बन जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग। तो हम कहते हैं कि दे कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। डिपेंड करेगा कि जिससे उसकी रिएक्शन करवा रहा है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग है तो दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडाइजिंग। तो अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो समझा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो समझा, और ये कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑक्सीडाइजिंग है कोई रिड्यूसिंग है, ये पॉइंट अभी तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब देखो, अब किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, उस ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको जरा समझ लें। वैसे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसको कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर? अरे भाई कोई बताओ यार। अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? How does it feel, guys? Great, honestly. Charge present on ion. Oh, I heard that. वेरी गुड। अब जरा समझना बेसिक कंसेप्ट है क्या कि किसी कंपाउंड में, एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में, स्पीसीज में किसी एलिमेंट पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। अब वो चार्ज रियल फॉर्म में दिख रहा है या हाइपोथेटिकल फॉर्म में दिख रहा है वो डिपेंड करता है। चाहे रियल चार्ज हो चाहे हाइपोथेटिकल चार्ज हो, कितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है वो चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर एटम, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है। अभी समझाते हैं हाइपोथेटिकल कैसे होता है अभी। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है। अब देखो चार्ज रियल, तब तो हम कहते हैं कि मेरे पास आयन है, कैटायन Na+ Mg2+ Al3+ या F- Cl- O2- N3-। तो अगर आयनिक फॉर्म में है तब तो चार्ज डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। रियल चार्ज समझ में आया आयन के। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो हमने कहा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में अभी चार्ज दिख तो रहा नहीं है। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास है तो एक काम कीजिए, जितने भी बॉन्ड हैं उन सभी बॉन्ड को हाइपोथेटिकली, आर्बिट्रली इस तरीके से ब्रेक करो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ा तो क्लोरीन पर -1 लिख दिया, इस कार्बन पर +1 लिख दिया। कैसे लिखा समझ में आया? अब ऊपर जो बॉन्ड है इसको ब्रेक किया तो इसके ऊपर -1 यहाँ +1, इस वाले के लिए -1 यहाँ +1, इस वाले के लिए -1 यहाँ +1।
हाइपोथेटिकली तोड़ा ना, लठ लेके थोड़े ना उसको एक एक करके तोड़ते गए सबको, हाथ से तोड़ते वैसे। हाइपोथेटिकली मैंने सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए, तो अब आर्बिट्रली किसी एटम पर कितना चार्ज है टोटल। देखो क्लोरीन पर कितना कहेंगे, -1। एक क्लोरीन पर कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब कार्बन पर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बताओ, +4, तो हम कहते हैं कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो चार्ज है वो रियल है कि हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल। तो अगर एटम आयंस की फॉर्म में डायरेक्ट या तो चार्ज दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो तोड़ तोड़ के देख लो कितना है। तो जितना भी चार्ज उस एटम पर आ रहा है वो चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए कुछ पॉइंट हम लोग समराइज वे में याद रखते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। अब जैसे मान लो आप लिखते हैं F2 Cl2 O2 N2 H2। अगर कोई मेटल अपनी मेटेलिक फॉर्म में है, आयरन सॉलिड, कॉपर सॉलिड, सिल्वर सॉलिड, गोल्ड सॉलिड, मेटल अपनी मेटेलिक फॉर्म में है, तो इन सभी केस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। दूसरा, अगर वो एलिमेंट अपनी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे कैटायनिक फॉर्म हो चाहे आयनाइनिक फॉर्म हो, तो जितना चार्ज उस पर प्रेजेंट है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अभी अभी हमने लिखा Na+, तो फिर सोडियम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नीशियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एल्यूमिनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन -1 है, क्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन -2 है, सल्फर -2 है, फॉस्फोरस -3 एंड सो ऑन। तो अगर कोई एलिमेंट को आयनिक फॉर्म में लिखा है तो जो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां तक कहीं किसी को समझ में तो नहीं आ गया? हाँ भाई, आ गया सर। आके गया। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट हमने लिखे जैसे हाइड्रोजन। हम कहते हैं हाइड्रोजन में अगर वो हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच्ड है, मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि मेटल वाज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसको हम कहते हैं वो अपनी हाइड्राइड की फॉर्म में है, H-। तो मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और अगर वही हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में वो अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे HF, HCl, H2O। अब इन केसेस में क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, फ्लोरीन पे -1, इस पे +1, यहाँ -1, हाइड्रोजन पे दोनों पे +1 आ गया, ऑक्सीजन पे -2। तो मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन -1 में होता है, नॉन मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन +1 में होता है। ये पॉइंट याद आया आपको? ओके। हमने कहा एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1, ये ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, ऑलवेज +1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबीडियम, सीजियम। We have a new friend for you. एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट, ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, always +2। गेट बंद करायचं। अब आपने कहा हेलोजन, हेलोजन के अंदर अगर फ्लोरीन है तो वो हमेशा -1 ही शो करेगा। फ्लोरीन के अंदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम नहीं देखते हैं, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जो 3 बचे हुए हैं, मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये -1 शो करते हैं अगर वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हों। मतलब ये खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके साथ में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो ये अपनी -1 में रहेंगे। जैसे अभी हमने देखा HF, नहीं F तो लेना ही नहीं है, HCl, HBr, HI। तो अब देखो क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन पे -1 है, हाइड्रोजन पे +1 है। तो अगर ये अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हुए हों तो इनके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। क्लोरीन तो ऑलवेज +1 था, और यही क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन +1 से लेके +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं अगर वो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। जैसे HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, इन सब में क्लोरीन +1, +3, +5, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तब तो कहेंगे -1, और अगर ये अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो +1 से लेकर +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा धोखेबाज, परेशान करने वाला वो है ऑक्सीजन। जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन में दिक्कत देता है तो वो ऑक्सीजन वाला साइड होता है। देखो कैसे। तो हमने कहा ऑक्सीजन अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है O2 तब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। अब अगर ये अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में है तो इसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे Al2O3, तो यहाँ पे +3 है तो ये अपनी -2 के अंदर है। अगर ये पेरोक्साइड की फॉर्म में है O2 तो इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH, तो दोनों ऑक्सीजन पे +1 है, एक ऑक्सीजन पे -1 है। अगर ये अपनी सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव। वेरी गुड।
तो O2 नेगेटिव को हम कह रहे हैं सुपर ऑक्साइड, इसके अंदर -½ ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि 2 ऑप्शन के ऊपर -1 है तो एक के ऊपर -½ और हमें पता है नेचर में केवल 3 ही सुपर ऑक्साइड मिलते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। वेरी गुड। तो केवल 3 ही एलिमेंट अपनी सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तभी आ पाएगा जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ हो। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे ज्यादा तो केवल एक ही बचा, कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब इस फ्लोरीन के साथ इसके 2 ही कंपाउंड है, एक होता OF2, एक O2F2। अब अगर OF2 है तो फ्लोरीन पर क्योंकि -1 है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव 2 हो गया, और O2F2 में ये OF हो गया क्योंकि फ्लोरीन पर -1 है, तो इसके ऊपर हो गया +1। तो 2 ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, OF2 में +2 होता है, O2F2 में +1। तो अब ये ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पॉजिटिव, ये सब परेशान करने वाला काम ऑक्सीजन करता है। यहाँ तक का पॉइंट आपने नोट किया भाई सब लोगों ने? यस यस। अब ये कहते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर वो कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर वो कोई कंपाउंड न्यूट्रल है न्यूट्रल स्पीसीज, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, एडिशन किसके इक्वल होता है? 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट वो इक्वल्स टू होता है 0 के। और अगर वो चार्ज्ड है तो जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है वो इक्वल टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट। जितना चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है उसके इक्वल होगा। तो न्यूट्रल है तो 0 के इक्वल होगा, जितना चार्ज है तो उसके चार्ज जितना प्रेजेंट है उसके इक्वल होगा। और ऐसा करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स है जिनको हम ध्यान रखते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेकर के ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको जरा समझ लें। मैंने लिखा NO3 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना था, तो मैं पहले बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूँ जो फॉलो करते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना उसको मैंने X कंसीडर कर लिया। एक एटम है तो X है, 2 एटम होंगे तो 2X हो जाएगा, 3 होंगे तो 3X हो जाएगा। अभी एक है तो X ले लिया। अब हाइड्रोजन की तरफ से +1 आ रहा है, ऑक्सीजन की तरफ से -2 आ रहा है इंटू 3 ऑक्सीजन, और ये सब न्यूट्रल है इक्वल टू 0। तो ऑन सॉल्विंग X की वैल्यू कितनी आ गई? +5। तो सॉल्व करके X की वैल्यू +5 आ गई, इसलिए मैंने कहा नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बोले तो साथ में प्लस या माइनस लगाना चाहिए। ओनली 5 नहीं बोल करके आपको +5 या -5 बोलना चाहिए ताकि कंफ्यूजन कहीं पर कुछ ना रहे। अब जैसे मैंने लिया K2Cr2O7
तो अब क्योंकि दो एलिमेंट के दो आइटम है तो मैंने इसको कंसीडर किया 2x। पोटेशियम ग्रुप 1 में है तो +1 × 2 हो गया और ऑक्सीजन -2 × 7 हो गया =0। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ गई? तो आपने कह दिया K2Cr2 7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया। आई थिंक ये पैटर्न कैलकुलेट करने का आपको याद आया। अगर स्थिति चार्ज है, मैंने लिखा NH4+ आयन मतलब अमोनियम आयन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसको X कंसिडर कर लिया, हाइड्रोजन पे +1 × 4 हो गया = चार्ज है +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने कहा भाई x की वैल्यू आ गई -3। अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैंने लिखा PO4 आयन फॉस्फेट आयन पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो यहाँ पर जो कंसिडर किया उसको x कंसिडर कर लिया। ऑक्सीजन -2 × 4 ऑक्सीजन है =-3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई +5। तो न्यूट्रल है, 2 एटम है, 3 एटम है, कैटायन है, एनायन है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया आपको? अब कुछ कंपाउंड जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर स्ट्रक्चर की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे हम कहते हैं H2SO5, इसमें पूछा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 × 5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +8 आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन से +8 आया, कैसे? तो मैंने कहा +1 × 2 +x -2 × 5 = 0। तो x +8 आ रहा है। जैसे ही +8 आया हमारे दिमाग में कुछ परेशानी हुई कि यार नहीं अभी थोड़ी देर पहले तो हमने रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाई थी। ऑफ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर के पास तो मैक्सिमम 6 तक जा सकता था। अभी हमने देखा NH2NP4। अगर वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते तो 8 कैसे लूज करेगा? 2 क्या पड़ोसियों के लाएगा? हाँ भाई, +8 मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ऐसी गड़बड़ होती है तो कौन परेशान करता है? बताया था अभी, ऑक्सीजन। इसका मतलब जो परेशानी आ रही है वो ऑक्सीजन की साइड से आ रही है। इसमें मुझे उसके स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। H2SO5 के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा S=O, क्या होगा O, इधर OH, ये OH। तो H2SO5 में एक्चुअली एक ये पेरोक्साइड लिंकेज आ गया, जिसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना था, जबकि मैंने सभी 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो H2SO5 है, इसको क्या नाम है भाई इसका कंपाउंड का? मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कॉमनली कैरोल एसिड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर पता होता तभी सही आंसर आता, तो एक बार देख लिया तो पता होना चाहिए। वैसे ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे हम लिखते हैं H2S2O8, ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है।
मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज है। इसको हमने कहा मार्शल्स एसिड, और इस पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से हमें इन दोनों के लिए -1 काउंट करना, बाकी सबका -2। तो अब यहाँ पर सल्फर +6 में चला गया, H2SO5 में भी सल्फर +6 के अंदर चला गया, H+8 नहीं है। पेरोक्साइड लिंकेज के लिए कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, जिसका बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से ये फेमस है। 2 पेरोक्साइड लिंकेज हैं, इन चारों का -1, एक का -2। सल्फर यहाँ पर क्रोमियम यहाँ पर +6 में आ गया, तो यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन पूछा KCCrO8 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6। KCCrO8 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? क्या? तो एक बार स्ट्रक्चर देखो, बताओ, ढूंढो कहीं पे। लो हैं? तो देखिए, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं कुछ इस टाइप से मैंने लिखा है CrO8 3- के बाहर पोटेशियम लगे हुए हैं। तो देखो, इस स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया। एक क्रोमियम, एक पेरोक्साइड, दूसरा पेरोक्साइड, तीसरा पेरोक्साइड, ये चौथा पेरोक्साइड का लिंकेज, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्योंकि पेरोक्साइड है तो इनके ऊपर सब पे ऑक्सीजन पे -1 है, और टोटल इसके बाहर -3 आ रहा है। इसका मतलब क्रोमियम पर कितना है? +5, क्योंकि -8 अंदर है, +5 होगा तभी -3 बाहर बचेगा, और बाहर उस -3 को बैलेंस करने के लिए 3 पोटेशियम लगा रखे हैं जो +1 वाले हैं। तो यहाँ पर क्रोमियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो क्रोमियम, अब देखिए, जब हम कैलकुलेशन करते हैं x की वैल्यू और -1 × 2 और ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिलता है वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कैलकुलेशन से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है दैट विल बी द एवरेज। और बहुत सी बार एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है। एवरेज और इंडिविजुअल में डिफरेंस हो सकता है। कैसे? तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मैंने एक कंपाउंड लिखा CaOCl2। क्या कहते हैं इसको? ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। तो देखो, क्लोरीन को मैंने ले लिया 2x, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2 = 0। अब जरा सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0।
0। तो देखो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आ रही है वो इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक कैल्शियम, ये O, यहाँ Cl और ये Cl। बेसिक कंसेप्ट पे अगर जाए तो हमने क्या कहा था, सारे बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जब ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो कैल्शियम पे +1 है, इधर क्लोरीन पे -1। इधर वाला बॉन्ड तोड़ा है तो कैल्शियम पे +1 है, ऑक्सीजन पे -1। लेकिन जब ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे -1 है, क्लोरीन पर +1। तो देखो यहाँ पर एक क्लोरीन +1 में है, एक क्लोरीन -1 में है। अब एक पे +1 एक पे -1, तो एवरेज क्या आ गया? तो एवरेज इसका 0 आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल में भी डिफरेंट, एक पे +1 है, एक पे -1 है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस। ओके, कुछ एग्जांपल और कंसिडर करें। जैसे हम लिखते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है भाई कार्बन सब ऑक्साइड का? C3O2। C3O2। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको 3x लिया और -2 × 2 किया = 0। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +4/3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन पे +4 चार्ज थे। टोटल 3 ऑक्सीजन है तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन पर +4 चार्ज है, तो एक के ऊपर +4/3 हो गया। ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो देखो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दोनों साइड वाले ऑक्सीजन -2 में, तो ये वाला कार्बन +2 में हो गया। इधर ऑक्सीजन पे -2 है तो इस पे भी +2, दोनों के बीच वाला कार्बन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 0। तो एवरेज आ रहा था +4/3, लेकिन इंडिविजुअली 2 के ऊपर +2 है, एक के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एवरेज और इंडिविजुअल में भी डिफरेंट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है। एक और एग्जांपल ले, हमने लिखा S4O6 इसको हम टेट्रा थायोनेट आयन कहते हैं। अब S4O6 तो देखो इसमें पहले कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है? +5/2 या 2.5। अभी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +5/2 या 2.5 आ रहा है। कैसे आया, समझ में आया? अच्छा, हाँ भाई बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर से आप रिपीट कर दोगे? वो ना मेरी क्लास ना वो डिस्कनेक्ट हो गई। मैं समझ गया। मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पहले ऑफलाइन वालों के अटेंडेंस ले रहा हूँ, जब तक इसको नोट कर लो।
एक मिनट में माइक म्यूट करता हूँ, नहीं तो उधर से भी अस्तर बोलने लगेगा। Okay, we'll do $5. Yeah, $5. Today. Take it or leave it. That's the floor. No lower. Sorry. I'll give you $100. Just take the car. You don't give me $100. Right. Oh. Hey, I'm taking a car with you guys with these shirts on. Well, they want me to take the car, and they're going to give me $100 to take the car. You want the car? All right, fine. We'll give you $100 as well. That's good. Oh, okay. $500. Whoa. All right, whoa. You make me want to cry. It is. I'm not crying. It's the sweat. So $500. Let's go sign some paperwork. Congratulations. Group huddle. That was amazing. Perfect. That made me feel good. Let's do that again. Don't just shut up. We got a new customer. $500. Okay. How are you doing? I am Jake. This is our co-sales and I'm the owner. Hi, I own this place. I like the kids too. Are you interested in a new car? I am. I need something for the third road. I have 4 kids, and they have... Really? Everyone has 4 kids. My birthday is September 1st. It's coming, so... Pretty cool. No. Before you make decisions, I need it ran through. Okay. This is a very expensive video. I spent over $100,000 regarding paying less people. Now you a lot of video for you. Sign into okay. Happy birthday. Josh, this is our first day running a dealer. How's the service? You guys are awesome. We did it, Jake. It did not. It called Jimmy. Yeah! T-Man. Do you like it so far? Well, I like it. The check There is an engine in there. I checked the engine. It is in fact in there. Oh, okay. Here you go. The engine is in the car. I don't know what the light was on about. Okay. You're the proud owner of the new car? That was easy. I'm going to follow this. There's 3 people walking up right now, and as you know, we're Mr. Beast, so we're going to be doing a last sleep challenge, because why not? Alright, hey, how's it going? You guys see this car? We want to do a challenge. Last one to leave keeps it. Do you guys want to compete? We'll give you whatever you need. I don't care. Have you guys seen our channel before? Yes? Have you? You guys are free to leave whenever you want. The last one to leave is the keys to the car. I stayed in one for 3 days one time. I'm not joking. Oh my God. We have new customers approaching. Have fun. You guys got this. So we got Lexus right here. It's nice. Do you know how much this car is worth? No, I don't. Jimmy, you want to help me, Mr. Financial Officer? I'm going to go get Chandler. Chandler, are you going up? Aw. I tried to get Chandler for backup, but he was puking. Gotcha. You must have watched some more video. I have nothing to do with this. Oh my I'm God. going to England, boys. Come on, 1v1 boxing match. Let's go. This car, $2 right now. आवाज आ रही है? Okay, drop hard right. It's now $1. Yes, sir. Yes, sir. Very good. एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने ब्लीचिंग पाउडर का एग्जाम कर लिया। CaOCl2। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट Okay, good. Thank you. 50 cents. You got 2 quarters? No, I don't have 2 quarters. Didn't your daddy ever tell you to keep change on you at all times? You never know where you might be. और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट
For real. 50 cents. Unless you don't like it. एवरेज आ रहा था 0, एक के ऊपर +1, एक पे -1। Okay. कार्बन सब ऑक्साइड में एवरेज आ रहा है +4/3, एक पे +2, दो पे +2 और एक पे 0। अब हम कह रहे हैं सोडियम टेट्राथायोनेट S4O6 अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, एक O- इधर, How's the second page एक looking? सल्फर, Crossword puzzle. दूसरा सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, Take the card, cheers. O-। अब 4 सल्फर है, 4 में से इन दो के ऊपर Did you know you were getting anything today at all? +5, You were just buying a car. इन दो पर Well, you got 100% deal. 0। 100% off deal. तो 2 पर +5 है, 2 पर 0, टोटल +10 हो गया। 4 के ऊपर टोटल +10 है, तो +4, 10/4 या 5/2 या 2.5 आ गया। तो एवरेज और इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? Back in the car. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। As you guys know, I have a brother. Br3O8, Well, it turns out he has 2 editors and they both don't have a car. इसमें ब्रोमीन पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो काउंट करके बताओ कितनी आ रही है एवरेज? Hey, CJ, so like I told you, we bought all the cars at the dealership, and I remembered your editors could use a car. So, you want to come grab one to get +16/3, CJ, pick whichever car you want. ये तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया, You've got some target receipts. लेकिन मैंने लिखा 3 ब्रोमीन Okay. Alright, so let's take out the car. Because you're my और उनके साथ give you this for $1. Yeah. ये ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्टेड है। सभी ऑप्शन पे -2 आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है +6, यहाँ आ रहा है +4 और यहाँ आ रहा है +6। तो 3 के ऊपर +16 आ रही है, +16/3, तो एक पे आ गया +6, +4, +6। तो ये एवरेज और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस सर। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। अभी कर देते हैं। ये लोग कहाँ से शुरू करूँ? इससे ऊपर? नहीं 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 ओके डन सर। ओके। अच्छा, हमने लिखा FeCO4, आयरन का ये ऑक्साइड है FeCO4, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 8/3 +8/3, लेकिन FeCO4 is a mixture of FeO and FeCO3। इसको मिक्स्ड ऑक्साइड कह रहे हैं। आयरन का ऑक्साइड है +2 और +3। तो देखो 3 आयरन है, उनमें से एक के ऊपर +2 है, 2 के ऊपर +3 है। FeO और FeCO3 का मिक्सचर, तो टोटल +3 +3 +6 और +2 +8 हो गया। 3 के ऊपर +8 है, तो एक पे +8/3, तो वो एवरेज है। लेकिन इंडिविजुअल में क्या हुआ? एक आयरन +2 में है, 2 आयरन +3 में है। तो इस तरीके से आप एवरेज और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होते हैं। ये समझ में आया आपको? अच्छा, 1500. Take or leave it. अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ। I told you the double whammy always works. मैंने लिखा Does that car have a full tank? Yeah. Another $50. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है।
सेम टाइप ऑफ स्पीसीज ऑक्सीडाइज और वेल एज रिड्यूस दोनों हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। I do. That was a long time. We have another. अब कुछ एग्जांपल We'll जैसे be right back. This gentleman right here will help you. जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा See that? कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड Forget about it. Does this fit your budget? Okay, you want to sign some H2O paperwork? और O2 के अंदर डिकम्पोज हो रहा है। It's been a long day. Right. Don't want to get ripped off. तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है और -1 से 0 में जा रहा है। Get paid $300. That just be इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जैसे हम कहते हैं रिएक्शन में फॉस्फोरस जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक तो बनता है फॉस्फीन PH3, एक तो बन जाता है फॉस्फीन और एक बनता है NaH2PO2। NaH2PO2 ये सोडियम हाइपो फॉस्फाइड कहलाता है। तो देखो यहाँ पर फॉस्फोरस 0 से -3 और 0 से +1 में चले गया। एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ 0 से -3 में, 0 से +1 में। हम कहते हैं सल्फर एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएं, सोडियम का सल्फाइड बनता है और Na2SO3 सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है। सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन का कॉमन नेम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को कॉमनली कहते हैं हाइपो सॉल्यूशन। इट इज ए कॉमन नेम फॉर सोडियम थायोसल्फेट। ये हाइपो सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखें तो सल्फर 0 से -2 में, 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। हम कहते हैं अगर क्लोरीन को कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो एक NaCl बनता है और एक NaClO बनता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोरीन यहाँ पर 0 से -1 में, 0 से +1 में जा रहा है। This video is very special to me, and we impacted a lot of lives. और अगर क्लोरीन A real store that sells expensive products for only $1. NaOH के साथ रिएक्शन कराए हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में My store will be selling PlayStation 4s, TVs, and so much more for only $1. This might become one of the most तो ये NaCl और NaClO3 सोडियम क्लोरेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन 0 से -1 में, 0 से +5 में जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टाइप की स्पीसीज हो रही है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के ये कुछ एग्जाम्पल हैं। $1. The second shelf will be for Nintendo Switches, which are also $1. यहाँ तक नोट किया आप लोगों ने? अब हम कहते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में
टोटल इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग इक्वल होनी चाहिए, Dude, you have a great eye. Meeting. क्योंकि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही टोटल इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, You got a building, but we still have yet और गेनिंग और लूजिंग को इक्वल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। We should name it. तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए, By us. Yeah, this is my merch. इसको हम कहते हैं Go do it right now. एन फैक्टर। So we're gonna give you guys a quick tour of the store. For starters, देखो Oh. एन फैक्टर जब चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था तो केवल एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए लिखा था। एसिड के लिए एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, इसको एसिड के लिए क्या कहते हैं? $25 gift cards, but they're all adult. We've got some high quality foreign whips here. We got some बेस के लिए कहा था टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, We got some beads, the gaming तो बेस के लिए क्या कहा था उसको? एसिडिटी। You're in charge of the cashier. और सॉल्ट के लिए कहते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, जितना भी टोटल पॉजिटिव हो या फिर टोटल नेगेटिव सेम ही होता है। लेकिन अब अगर मैं एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या रिडॉक्स के लिए, तो देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है What were you guys doing? Were you just walking? तो एन फैक्टर होता है टोटल Everything here is a dollar. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग पर मोल। एक मोल से टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग हुई, तो ये ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर हुआ। Employee meeting. Employees, come here. अगर रिडक्शन के लिए एन फैक्टर देखना तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग You'll be Chris. Hey, that's my name. You're Garrett. पर मोल। पर मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। और अगर रिडक्स हो रहा है तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज Give me 1 second. पर मोल। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए पर मोल में, वो रिडॉक्स के लिए एन फैक्टर हो गया। तो ये एन फैक्टर क्या होता है वो अभी आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब इसको कुछ एग्जांपल लेकर के कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स के लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन। तो देखिए एक स्पीसीज है हमारे पास KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका रिडॉक्स में बिहेवियर डिपेंड करता है कि मीडियम क्या रखा गया है। 100%. डिफरेंट मीडियम में ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, एक ही Cops are right there. अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग बिहेव करता है। जैसे They're asking me questions. I think they. MnO4 माइनस Don't let them show them their receipts. Yeah, well, good. As long as you show the receipt. एसिडिक मीडियम में हमेशा कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। ये +7 से +2 में जा रहा है तो क्या कर रहा है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है 1 मोल MnO4 माइनस में। Doing pretty good. या तो ये कहूँ कि 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे, या ये कहूँ कि एक मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक ही बात है।
1 मोल में 5 मोल गेन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दोनों एक ही चीज है। अब इसका एन फैक्टर कितना हो गया? यहाँ इसका एन फैक्टर हो गया। अब हमने पढ़ा था कि भाई इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है। अब अगर ये कहा जाए कि इस रिएक्शन में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, आज पहली बार लेगा आई। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट m/5 हो गया, बिकॉज m उसका मोलर मास है, n फैक्टर उसका 5 है, तो KMnO4 का n फैक्टर 5 है एसिडिक मीडियम में। यही MnO4 माइनस न्यूट्रल या फिर स्लाइट एल्कलाइन मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होते हैं। +7 से +4 में जा रहा 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका एन फैक्टर हो गया यहाँ पर 3। अब अगर एन फैक्टर 3 है, पूछा इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट m/3 हो गया। यही MnO4 माइनस स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कंडीशन में MnO4 2 माइनस में जाता है। MnO4 माइनस को कहते हैं पर मैग्नेट आयन, और MnO4 2 माइनस कहलाता है मैग्नेट आयन। यहाँ ये +7 से +6 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका एन फैक्टर यहाँ पर 1 है। और पूछा जाए भाई इसका इक्विवेलेंट वेट, तो या तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है या फिर m/1 है, एक ही चीज। तो डिफरेंट मीडियम में इसका बिहेवियर डिफरेंट तरीके से हो रहा है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? I was able to secure another $10,000 in funding, but they said something has to change. What? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, Alright guys, tomorrow we'll जैसे whole new stocked inventory, but everything has a P instead of $1. K2CR2O7। So it's super early in the morning and we're restocking for day number इसको मैंने लिखा क्रोमियम जो है वो Cr2O7 2 माइनस, Next thing we're gonna sell is tax. ये क्रोमियम +3 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना? तो हम कहेंगे क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। Which would be high enough? Let me check my graph. यहाँ पर इसमें एन फैक्टर कितना है इसका? कितना है भाई? We'll make like $5 off. क्योंकि एन फैक्टर पर मोल एक एटम में कितना चेंज हो रहा है वो नहीं होता है। एक एटम में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी है। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया जब वो +6 से +3 में गया, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 क्रोमियम के एटम है, दोनों मिलकर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करेंगे, इसलिए इसका एन फैक्टर 6 है। मैंने यहाँ पर लिखा C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट आयन CO2 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना? ऑक्सलेट आयन CO2 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना? तो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ऑक्सलेट आयन में? Everything is now a penny. +3 से कार्बन जा रहा है +4 में। एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 कार्बन है, दोनों मिलकर के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं,
इसलिए इसका एन फैक्टर So we took the investors' money and Two. bought a lot of stuff from the store. And on top of that, I even put some of my own products here. Guys, I'm gonna be honest. If we don't turn a profit today, I don't think the investors मैंने यहाँ are gonna लिखा go to the third round. But we need this. You could be out of a job if we don't pull a profit today. All right. Na2S2O3 sodium thiosulfate Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो रहा है एन फैक्टर कितना? सोडियम थायोसल्फेट सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हुआ एन फैक्टर कितना? Welcome. Everything is 1 penny. That's even better. Man, what did you get? But now I'm starting to think about did I want a laptop? He has a penny. All my pennies are on the ground. तो पहले सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो कितना आ रहा है? +2 और सोडियम टेट्राथायोनेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 2.5 अब ये +2 से +2.5 में जा रहा, मतलब एक सल्फर ने 0.5 में चेंज किया। सल्फर है कितने? 2। तो टोटल कितना चेंज हो गया? 1। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अमोनियम आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, एन फैक्टर कितना? अमोनियम में नाइट्रोजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में बताइए जरा? -3 से किस में जा रहा है? +5 -3 से +5 जा रहा है, तो क्या कर रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। एन फैक्टर इसका हो गया 8। कुछ भी नहीं बोले, सर बोल रहे। हाँ बोलिए तो 0.5। एक बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है, FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट Fe+C और CO2 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना? फेरस ऑक्सलेट फेरिक आयन और CO2 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना? तो देखो हम एन फैक्टर को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग। एक एटम चेंज कर रहा है कि एक से ज्यादा चेंज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल मिलके टोटल कितना लूज कर रहा है वो एन फैक्टर है। तो देखो यहाँ पर फेरस और ऑक्सीडेट तो अलग अलग हो गए, एक फेरस हो गया एक ऑक्सीडेट हो गया। अब ये फेरस +2 से जा रहा है, +3 में एक इलेक्ट्रॉन तो आयरन ने लूज किया, और ऑक्सीडेट का अभी अभी हमने देखा कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 कार्बन से दोनों मिलके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लूज किए, एक आयरन ने लूज किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लूजिंग कितनी हो गई? 3। इसलिए फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कितना होगा? ये हो जाएगा Cu2S Cu+2 और SO2 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना? Anything you can carry, I'll pay for. But this time we're gonna mix in some duos to spice it up. Up first is Mark and Cooper. Their suits are tied together, but if one of them drops anything, they both get melted. You start off with electronics? Come on, go for
You can't put it down. Remember, if anything touches your own, do nothing. You want a mouse? How about a headset? I would love a headset. यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और सल्फर का? भाई आयनिक कंपाउंड में ये जो लिखते हैं कि भाई कॉपर मान लो +1 में है, सल्फर -2 में, तो इसका 2 इस तरफ गया, इसका 1 इस तरफ गया, तभी तो लिखा Cu2S। इसका मतलब कॉपर यहाँ पर +1 में है, सल्फर -2 में। अब एक कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, एक लूज कर रहा है। कॉपर है कितने? तो दोनों ने मिलकर के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ने दे दिए। सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर दे रहा है मुझे। सबने मिलके टोटल कितना डोनेशन कर दिया? तो इसका n फैक्टर हो गया 8। तो n फैक्टर का मतलब ये हो गया कि सब मिलकर के टोटल कितने लूज कर रहे हैं या सब मिलकर के टोटल कितना गेन कर रहे हैं, वो गेनिंग लूजिंग टोटल कितनी है, वो उसका n फैक्टर है। ये नोट किया आपने? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि भाई KClO3 पोटेशियम क्लोरेट KCl और O2 में जाता है। KClO3 KCl और O2 में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना है? Pick a score. Don't look. Wait, let me see. Oh my god. That's gonna get you a lot of money. What is this gonna be ecstatic? This is what's true. In order to make things more challenging, we created the diamond safe item. Safe item. What's that mean? That means you get one item and I'll carry. कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, कौन समझाएगा भाई? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में सर। ऑक्सीजन और क्लोरीन में कितना कितना हो रहा है, ये कौन समझाएगा? क्लोरीन +5 से -1 में गया और ऑक्सीजन -2 से 0 में। वेरी गुड। तो देखो ये KClO3 में K+ और ClO3- तो अलग हो गया, K+ और ClO3- अलग हो गया। अब इस ClO3- में क्लोरीन +5 में है और यहाँ पर क्लोरीन जा रहा -1 में, तो +5 से -1 में जा रहा है, तो क्या कर रहा है, गेन या लूज? गेन। कितने? गेन 6 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ऑक्सीजन जो है वो अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और -2 से ये जा रहा है ऑक्सीजन O2 में 0 में, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 ऑक्सीजन ने सबने मिलके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर लूजिंग हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? क्यों 12 नहीं होगा? नो सर, एक्सचेंज तो 6 हो रहे हैं। ये देखो मैंने रिडॉक्स के लिए कहा था, रिडॉक्स के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का लेना देना हुआ। मैंने इस सामने बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैंने 500 रुपीज दिए, एक नोट 500 का। बाद में उन्होंने 100 के 5 नोट मुझे वापस दे दिए। चाहे मैंने एक नोट उनको दिया, उन्होंने एक एक करके 5 दे दिए, लेकिन कितने का लेना देना हुआ आपस में, हमारे बीच में कितने का एक्सचेंज हुआ। अब ये थोड़ा क्या है, मैंने 500 दिए, उन्होंने 500 लिए, 1000 रुपीज का चेंज, ऐसा थोड़ा होता है। कितने का हुआ?
500 रुपीज। 500। तो रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल, Anything you can carry, I'll pay. तो यहाँ पर n फैक्टर आप कितना लिखोगे? n फैक्टर लिखोगे Alright, you can't put that down. 6। Lost the candy here. Would that ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, Alright, you can't put it down now. ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में Boys, here we go. The whole ये लेना देना दोनों हो रहे हैं। Chandler, you're नॉर्मली क्या होता है, spent $5,000. You spent like एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी उसको गेन करती है, Chandler, that was Chris. एक ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी रिड्यूस हो रही है, तो दो आपस में रिएक्शन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है। ये एक ही मॉलिक्यूल में दो पार्ट ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर He said he didn't have money to pay me. रिडॉक्स रिएक्शन। I got sweaty hands. और इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसीलिए गेनिंग लूजिंग एग्जैक्टली इक्वल है 6 और 6 की। Pick your store. I think one of them's a tractor store. अगर इंटरमॉलिक्यूलर होता After you. You want to तब तो सारी पॉसिबिलिटी बनती है, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसने 6 गेन किए, तो इस मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। टोटल गेनिंग लूजिंग तो सेम रहेगी। This is a say in तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल में गेन लूज होने वाला जो पार्ट है वो इसमें एग्जैक्टली इक्वल है, बिकॉज इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। अदरवाइज इंटरमॉलिक्यूलर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। the sun's 93 million miles away. तो I forgot. You got यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया कि एन फैक्टर हम कैसे पता करते हैं। 3 minutes. 3 minutes. Starting now. 3 minutes. Yes, sir. तो रिडॉक्स के लिए एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ऑक्सीडेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग पर मोल और रिडक्शन में गेनिंग पर मोल। यहाँ तक का पोर्शन समझ में आया। We're not allowed to record it. Go. That's a game. अब हम लिख रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। They might be wondering, where did this all come from? No, actually, it came from Sean Mitsubis. Go buy right now. It's redemption time. Chandler gets target. Roll the dice. Safe item. Now this one has a little twist because Target always kicks us out. देखो बैलेंसिंग करने के लिए Have you dropped anything or get kicked out? ओवरऑल मीनिंग यही है कि गेनिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होनी चाहिए। जितने टोटल लूज करे उतने ही गेन करे, तो बैलेंसिंग हो गई। दो अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें से एक मेथड मैंने सेलेक्ट किया But you still get one safe item. जिसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। You never grabbed your safe item. I never even got in the store. Come on, come on. They're trying not to get kicked out. No, they're coming. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में बैलेंसिंग करने के लिए कुछ सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा Unlike Target, these guys aren't anti. KMnO4 Anti-revenue. एसिडिक मीडियम में You didn't say that. I didn't. These are my opinions. These are his opinions. FeSO4 के साथ रिएक्शन कराएं। I'm gonna give these away. ये K2SO4 बना, We're here at Best Buy again, and this ये time it's- MnSO4 बना, They've been holding the cameras the entire video. So it is your turn. Zip tie their ये फेरिक सल्फेट बन गया You heard the man. Make और ये H2O। Hey, stop being a cameraman. मान लो एक ये छोटी सी रिएक्शन है जिसको हमें बैलेंस करना है। छोटी सी रिएक्शन इसलिए क्योंकि सिंपल है, इसलिए छोटी है। कॉम्प्लिकेटेड होती तो बड़ी हो जाती। Okay. Wait. There are like $2,000. KMnO4 एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट से रिएक्शन कर रहे हैं। K2SO4 MnSO4 फेरिक सल्फेट H2O बन रहा है। This is $600 and $100 off. I'd go for that one. अब बैलेंसिंग करने के लिए स्टेप 1, If this cut सबसे पहला स्टेप ये है कि पता करो कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है ये पता करना स्टेप 1।
तो देखो हमने पता किया मैग्नीज +7 से मैग्नीज +2 में जा रहा है, एक तो मैग्नीज में चेंज हो रहा है और एक आयरन में जो है वो +2 से आयरन जा रहा है +3 में। कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है वो स्टेप 1 पता करने का तरीका है। तो स्टेप 1 समझ में आया आपको? नाउ स्टेप 2, कितना चेंज हो रहा है, मतलब n फैक्टर। तो हमने यहाँ पर कहा मैग्नीज जब +7 से +2 में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, और आयरन जब +2 से +3 में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, +2 से +3। एक ने 5 गेन किए, एक ने 1 लूज किया। स्टेप 3, स्टेप 1 है कहाँ चेंज हो रहा है ये पता करो, स्टेप 2 है कितना चेंज हो रहा है ये पता करो। नाउ स्टेप 3, गेनिंग लूजिंग को इक्वल करने के लिए आप इन कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये गेन लूज करने वाले जो कोफिशिएंट थे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इस साइड का 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इस तरफ का 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1 और 5 मैंने यहाँ लिख दिया। स्टेप 1 कहाँ चेंज हो रहा है, स्टेप 2 कितना चेंज हो रहा है, स्टेप 3 गेनिंग लूजिंग इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्टेप 4 जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ उसको उस एटम को पहले बैलेंस करो। तो देखो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक मैग्नीज में चेंज हो रहा है, एक आयरन में। इधर मैग्नीज 1 है तो मैं 1 लिख दूंगा, लेकिन आयरन 5 है तो उधर कितने लिखूंगा प्रोडक्ट साइड में आयरन 5/2। अब अगर मुझे 5/2 लिखना है यार ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में लिखना ठीक नहीं होता है। एक काम करता हूँ 5 और 1 को मैं 2 और 10 कर देता हूँ, मतलब ये जो मैंने 1 और 5 लिखा है अब मैं उस 1 और 5 को फिर से यहाँ से हटा रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ 1 and 5 मैंने KMnO4 को यहाँ 2 लिख दिया और आयरन को यहाँ पर 10 लिख दिया। रेशियो वही है, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो 10 आयरन है तो अब यहाँ पर 5 फेरिक सल्फेट हो गए, 5 × 2 10, और 2 मैग्नीज है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 मैग्नीज। तो देखो मैग्नीज और आयरन को मैंने बैलेंस कर दिया। स्टेप 1 कहाँ चेंज हो रहा है, स्टेप 2 कितना चेंज हो रहा है, स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके गेनिंग लूजिंग को इक्वल कर दिया। स्टेप 4 जिसमें चेंज हुआ था पहले उसको बैलेंस किया मैग्नीज और आयरन। स्टेप 5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो। तो देखो यहाँ पर KMnO4 में पोटेशियम दिख रहा है 2 और उधर है K2। इसका मतलब K2 कितना हो जाएगा 1। अगर 1 है तब भी लिख दो। 1 लिखने से क्या होता है कि ये पता चलता है कि ये स्पीशीज बैलेंस हो चुकी है। 1 है तब भी लिख दो 1। अब देखो बच रहे हैं सल्फेट। मैं यहाँ पर सल्फर और इसको ऑक्सीजन अलग नहीं मान के सल्फेट मान रहा हूँ। अब देखो प्रोडक्ट साइड की सभी स्पीशीज बैलेंस हो गई, तो बताओ टोटल सल्फेट कितने मिल रहे हैं मुझे प्रोडक्ट से। देखो यहाँ पर K2SO4 से एक सल्फेट तो मुझे यहाँ से मिला, 2MnSO4 है तो 2 सल्फेट यहाँ पर है, 5 × 3 15 यहाँ पर है। टोटल मिला के ये 18 सल्फेट हो गया। अब अगर 18 सल्फेट इधर है मुझे इस तरफ चाहिए तो 10 तो मिल रहे हैं आयरन में, तो मैं क्या करूं
8H2SO4 यहाँ लिख दिया, सो दैट 10 + 8 18 सल्फेट यहाँ पर हो गए। अब सबसे लास्ट का स्टेप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। देखो टोटल रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितनी दिख रही है, 8 × 2 16। तो मैंने इसको 8H2O कर दिया, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। KMnO4 का 4 × 2 8 ऑक्सीजन थी, तो H2O भी 8 ऑक्सीजन हो गया। तो ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो गया। स्टेप 1 कहाँ चेंज हो रहा है, स्टेप 2 कितना चेंज हो रहा है, स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्टेप 4 जिसमें चेंज हुआ उन एटम को पहले बैलेंस करो, स्टेप 5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो, और स्टेप 6 लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो। फाइनली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब ये सारे काम एक ही में करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं और आप बताओ उसको बैलेंस कैसे करोगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया और रिएक्शन लिखा K2Cr2O7 को HCl से रिएक्शन कर दें, KCl बन जाएगा, CrCl3 बन जाएगा, Cl2 बना, H2O बना। चलिए बताइए, अब यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करें तो इसमें स्टेप 1 हम क्या फॉलो करें। कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है जरा पहचान के बताओ तो। क्रोमियम और क्लोरीन में, तो क्रोमियम तो +6 से +3 में जा रहा है और क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है। तो पहले तो ये पता कर लिया कहाँ चेंज हो रहा है। स्टेप 2 कितना चेंज हो रहा है, तो एक क्रोमियम +6 से +3 में 3 गेन कर रहा है, दोनों मिलके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। वो अब हमें पता है कि 6 कैसे आया। और क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो ये 1 यहाँ पे हो गया। स्टेप 3 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इसके 6 को मैं इधर कर रहा हूँ, इसके 1 को मैं इधर कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 1 लिख दूंगा और यहाँ पर 6 लिख दूंगा। 1 और 6 से ये समझ में आया कि एक एक करके 6 HCl 6 क्लोरीन लूज कर, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और 6 को एक ही K2Cr2O7 गेन कर देगा। अब क्रोमियम कितने हैं, 2, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2CrCl3 क्रोमियम बैलेंस। क्लोरीन कितनी है जो -1 से 0 में जा रही है, 6, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन जो -1 से 0 में गई वो बैलेंस हुई ना। ये क्लोरीन जो -1 से 0 में जा रही है, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो, तो 2 पोटेशियम है, तो मैंने यहाँ पर 2 KCl लिख दिया। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखने पर मुझे ये भी मिल रहा है कि यार कुछ क्लोरीन ऐसी है जो -1 से -1 में ही है। वो तो अभी रिएक्टेंट साइड में दिख रही है, वो तो हमें जो 6 HCl लिखा हुआ वो तो वो जो -1 से 0 में गई। तो प्रोडक्ट साइड में -1 से जो -1 में रह गई वो क्लोरीन कितनी है। तो देखो यहाँ 2 क्लोरीन तो यहाँ से आ रही है और 3 × 2 8 क्लोरीन यहाँ से आ रही है। नहीं, अरे हाँ भाई हाँ, 3 × 2 6 ही होता है यार। टोटल 8 हो गया। इसका मतलब मुझे रिएक्टेंट साइड में 8 HCl और चाहिए जो -1 से -1 में ही रहे। तो मैंने रिएक्टेंट साइड में 8 HCl और लिख दिए।
अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1K2Cr2O7 8 + 6 कितने हो गए 14 HCl 2 KCl 2 CrCl3 3 Cl2। अब लास्ट में H2O बच गया। जरा देख के बताओ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो मुझे यहाँ पर लिखने चाहिए 7H2O। ऐसा करने पर ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? यस सर। हाँ भाई समझ में आया? अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं वहीं से शुरू करूंगा। होमवर्क ये है कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ उसमें HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना लिखोगे, मतलब m/, कितना। या क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछो तो इसका n फैक्टर कितना होगा ये पूछा जा रहा है। HCl का n फैक्टर कितना होगा या m/, कितना लिखूं। यहाँ से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो ये आपके लिए है होमवर्क। कोई पूछना मत मुझसे आके लगते।